चलें आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने कहा कि पाषाण काल को कुछ भागों में बांटा गया। तो पाषाण काल का जो विभाजन हुआ वह भी बताया कि मुख्यतः दो आधार हैं। मुख्यतः दो आधार हैं पाषाण काल के विभाजन के। पहला, औजारों का मिलना, उसका उपयोग, नहीं उसकी संरचना अर्थात औजार उपकरण। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। दो आधार थे जिनकी वजह से पाषाण काल का विभाजन हुआ। याद रहेगी बात, दो आधार, सिर्फ औजार या उपकरण नहीं, जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखेंगे। और आज हम लोग जलवायु परिवर्तन वाले थोड़े से मुद्दे पर भी बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सम्यक होगा। हिम युग की भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से देखें तो पाषाण काल को हमने क्या किया, तीन भाग में बांटा। कौन कौन सा? तो पाषाण काल को हमने बांटा पूरा पाषाण काल में, बिल्कुल ध्यान देंगे, कुछ नोट नहीं करना है इसमें। पूरा पाषाण हमने बांटा, मध्य पाषाण और हमने बांटा नव पाषाण। ये तीन भाग में हमने बांट दिया। और तो और मजेदार बात यह रही कि हमने पूरा तीन भाग में बांट दिया। कौन कौन सा भाग? तो निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण, तीन भाग में इसे बांट दिया। अब यह जो पाषाण है, अब ये पूरा पाषाण रहने देते हैं, लिखे ही रहने देते हैं। अब आपको मैंने बताया कि यह क्या है, यह पाषाण काल का बंटवारा हुआ। पाषाण काल, और एक तुलना करके आपको बता रहा था, एक तुलना प्लिस्टोसीन और होलोसीन से तुलना करके आपको बता रहा था। तो ये होलोसीन, प्लिस्टोसीन, ये सब क्या है? क्वाटरनरी युग, ये सब क्या है? ये सब भूवैज्ञानिक दौर है ना भाई, भूवैज्ञानिक युग, नहीं भूवैज्ञानिक युग। तो पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पाषाण काल जो रहा, तो निम्न पाषाण काल का आपको समय बताया कि निम्न पाषाण काल का जो समय है वह कब से कब। तो हमने 2 लाख नहीं लिया, हमने 5 लाख नहीं लिया, हम सीधे 25 लाख से शुरुआत कर लिए। नहीं, 25 लाख से कहां तक लाए? 1 लाख तक लाए। मध्य पूरा पाषाण काल की शुरुआत हमने किया मोटे तौर पे 1 लाख, एग्जैक्ट ये नहीं है, मोटा मोटा है और वो भी अनुमान आधारित है। 1 लाख से कहां तक लाए? हमने लाया इसको 40,000 तक। फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल की शुरुआत हमने किया मोटे तौर पे 40,000 से, और इसको लाए हम 10,000 तक। नहीं, मध्य पाषाण काल, इसको हम 10,000 से लेकर के कहां तक लाए? 4,000 तक लाए। और नव पाषाण को हमने 4,000 से कहां तक लाया? 1,000 तक लाया। नहीं, विश्व परिदृश्य में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। विश्व परिदृश्य में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। विश्व परिदृश्य में क्या होता है कि यह जो मध्य पाषाण है यह 6,000 तक जाता है, और मध्य पाषाण खत्म हो रहा है तब तक नव पाषाण के भी कुछ साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब ट्रांजिशनल फेज हो जाता है। दो समय काल जब आपस में मिल रहे हैं तो ट्रांजिशनल फेज, संक्रमण काल, ठीक है। और ये नव पाषाण, ये मध्य पाषाण 6,000 पे खत्म हो रहा है, और नव पाषाण 6,000 से शुरू होकर के 3,000 तक खत्म हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर अगर देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर देखा जाए तो हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय पैमाना पाषाण काल के अंतर्गत मोटे तौर पे किताबों में लिखा हुआ है जैसे कि 20 लाख से लेकर के 3,000 या 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 3,000 वर्ष पूर्व तक का अध्ययन करते हैं। तो एक मोटा मोटा है, यह ध्यान में रख लेना है बस। अब यह जो भूवैज्ञानिक दौर है, भूवैज्ञानिक, तो इसको हम लोग
निम्न वाले को कौन से भूवैज्ञानिक दौर से जोड़ सकते हैं? तो भूवैज्ञानिक दौर की अगर बात किया जाए तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं किससे? निम्न प्लिस्टोसीन से। निम्न प्लिस्टोसीन से परीक्षा में जिस भी प्रकार का प्रश्न बनेगा सब आपके आंख के सामने से गुजरा हुआ रहेगा, अलग अलग डायमेंशन के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस विशद रूप में आज तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा आपने। ये इस तरह से टाइम लेकर के जो आपको अलग अलग तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल अन्ना 24 घंटे चौकन्ना बनाने के लिए यह मेरा प्रयास है। निम्न प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन का दौर क्या है? निम्न प्लिस्टोसीन का दौर क्या बताया? प्लिस्टोसीन का दौर आपको याद होना चाहिए 20 लाख से लेकर के 10,000 तक। प्लिस्टोसीन का मतलब क्या है? प्लिस्टोसीन का मतलब यही है ना भाई, पूरा पाषाण काल को ही प्लिस्टोसीन कहा गया है। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन का कब से कब? 20 लाख से लेकर के 10,000, यही है ना भाई, यही है। 25 लाख से यहां पे शुरुआत हो रही है, यहां पे 20 लाख मान लें इसको, इसी के अंतर्गत आएगा। 20 लाख से कहां तक? 20 लाख से यह पूरा पाषाण 10,000 तक खत्म हो रहा है, वही लिखा हुआ है। पूरा पाषाण का मतलब प्लिस्टोसीन, मोटी बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब पूरा पाषाण को जैसे 3 भाग बटा, वैसे प्लिस्टोसीन को भी 3 भाग में बांट दे रहे हैं, निम्न, मध्य और उच्च प्लिस्टोसीन में। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसे भी घुमा करके पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। फिर मध्य पाषाण, ये क्या होगा? ये होलोसीन होगा। और यह भी क्या होगा? यह भी होलोसीन होगा। कल ही आपको बताया था कि होलोसीन का दौर कब से शुरू हो रहा है? होलोसीन का दौर जो है, होलोसीन काल कब से शुरू हो रहा है? तो होलोसीन काल जो है वह 10,000 से शुरू हो करके 10,000 से वर्तमान तक चल रहा है। नहीं भाई, 10,000 से वर्तमान तक होलोसीन का दौर है। क्लियर है ना बात? तो यहां भी होलोसीन, मध्य पाषाण में भी, नव पाषाण में भी होलोसीन। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? उच्च और निम्न में बांट सकते हैं। तो ये निम्न होलोसीन हो जाएगा और ये उच्च होलोसीन हो जाएगा। क्लियर है बात? बताने का तरीका भी बहुत सरल है। तो ये भूवैज्ञानिक दौर हो गया। अब तीसरे बात पे आते हैं। तीसरा कॉलम क्या बनाए? उपकरण या औजार। किस दौर में कौन से प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता था? तो सबसे पहले आ गया क्या? निम्न प्लिस्टोसीन या निम्न पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण या निम्न प्लिस्टोसीन। कौन से औजारों का प्रयोग होता था? तो भाई प्रश्न सीधे सीधे बनेगा, कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर चापर का प्रयोग होता था, आपने बताया है। चापिंग का भी प्रयोग होता था, आपने बताया है। हैंडेक्स का भी प्रयोग होता था, आपने बता दिया है। हैंडेक्स का भी प्रयोग होता था, हैंडेक्स का भी प्रयोग होता था। इसके अलावा क्लीवर का भी प्रयोग होता था। हैंडेक्स जहां जहां होगा क्लीवर भी होगा, एक ही दौर के हैं। और इसके साथ साथ जब इस दौर का अंत होने लगा 1 लाख तक, ये समय काल आ रहा है कहां से? 25 से शुरुआत किया या 20 से शुरुआत किया, 1 लाख तक आ रहा है यह। जब इस दौर का निम्न पूरा पाषाण काल का समय खत्म होने को है, तब तक एक नया औजार भी, उपकरण भी प्रयोग में आना शुरू हो गया। क्या? स्क्रैपर, स्क्रैपर, खुरचनी। चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। ध्यान से बस अभी रखे रहें दिमाग में। प्रश्न क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या आगे पूछा जा सकता है, सब पे आएंगे, लेकिन जो अभी बता रहे हैं बस ध्यान से देखते चले जाएं। कौन कौन से उपकरण? चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। अर्थात अब मुझे बताएं यहीं पे कि चापर चापिंग कैसे बनता था, चापर चापिंग कैसे बनता था, हैंडेक्स क्लीवर कैसा होता था, स्क्रैपर कैसा होता था।
तो भाई पेबल से बनता था एक बात, ठीक है, पेबल उपकरण, कोर उपकरण। स्क्रैपर क्या है? यह कोर उपकरण नहीं है, यह क्या है? फ्लेक उपकरण है, फ्लेक उपकरण है, फेक नहीं है, फ्लेक है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी जोड़ करके बता दिया कि जब इस दौर का अंत होने लगा था तब ये कुछ उपकरण मिलने शुरू हुए। इसका मतलब कि यह उपकरण बहुतायत में प्रयोग में नहीं होता था। क्लियर है बात? स्क्रैपर बहुतायत में प्रयोग में नहीं हो रहा है, लेकिन इस दौर का अंत होते होते छुटपुट तरीके से कुछ आ गया था, ठीक है। इस दौर में निम्न पूरा पाषाण काल वाले दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो औजार थे, परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, वह कौन से थे? यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो याद रखें, हैंडेक्स और क्लीवर ये दो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, जो कि सबसे ज्यादा उपकरण प्रयोग किए जाते थे और सबसे ज्यादा प्रकाश में भी आए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के दो प्रमुख उपकरण कौन? हैंडेक्स और क्लीवर। ये बहुतायत में प्राप्त हुए हैं और लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, अपवाद स्वरूप एक दो है। क्लियर है बात? चापर चापिंग हर जगह से नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, हर जगह से नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हैंडेक्स क्लीवर हर जगह से प्राप्त हो गया है। तो दो मुख्य उपकरण कौन निम्न पूरा पाषाण काल के? हैंडेक्स और क्लीवर। याद रहेगी बात, ठीक है। अब अगली महत्वपूर्ण बात, निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। जीवन कैसा था? जीवन, रहन सहन कैसा था? रहन सहन पे अभी डिटेल में बात करेंगे, जब पर्टिकुलर इसी पे बात करेंगे तब। फिलहाल मोटा मोटा एक आउटलुक चल रहा है दिमाग में, बस बातें आपके रहें। जीवन या रहन सहन कैसा था? जीवन या रहन सहन कैसा था इस दौर में? क्या मनुष्य उत्पादक था? उत्तर है नहीं। क्या मनुष्य उपभोक्ता था? उत्तर है हां। क्या उत्पादक था? नहीं। उपभोक्ता है? हां। तो क्या होगा? उपभोक्ता है, संग्राहक है, उत्पादक नहीं है। नहीं, यही बात हुई ना। सिर्फ उपभोक्ता, निश्चित रूप से। उपभोक्ता का मतलब क्या? उपभोग करने वाला। खाना वाना बना नहीं पाता है, खाना वाना बना नहीं पाता है, आखेट करता होगा, जो मिलता होगा उसको रखता होगा, पता नहीं कब और दोबारा से जीव आदि मिले नहीं, कंद फूल मिले, तो क्या करता है? आखेट करता है और बचा करके रखता है, खा भी लेता है और बचा करके भी रखता है, 2-4 दिन चल जाए काम, मुश्किल से मिला है आज। अर्थात शेर जैसा काम करता है, कुछ वैसा नहीं। तो ये निम्न प्लिस्टोसीन या निम्न पूरा पाषाण काल वाले जो मानव थे वह कुछ शेर के टाइप थे, ठीक है, शेर के जैसा व्यवहार। आखेटक हो गया और क्या हो गया? ये उपभोक्ता हैं, संग्राहक हैं, संग्रह करते हैं, संग्रह करके रख लेते हैं, संग्राहक हैं। बात मोटी मोटी फिनिश हो गई इसकी पहले वाले की। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं। दूसरा वाला क्या है? मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण। तो मध्य पूरा पाषाण ये इसकी बात कर रहे हैं। अब मध्य पूरा पाषाण को, जिसको हमने मध्य प्लिस्टोसीन कहा, अब इसके उपकरण क्या क्या है? इस दौर में किस प्रकार का उपकरण? 1,00,000 से 40,000, 1,00,000 से 40,000 का दौर है। क्या उपकरण प्रयोग में हो रहा होगा? चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर की शुरुआत तो हो गई हल्के से। अब जो बड़ा बड़ा उपकरण है वह धीरे धीरे कम होगा, खत्म हो जाएगा और छोटे छोटे उपकरण निकल करके आएंगे। तो क्या होगा? ये क्या है? फ्लेक है ना स्क्रैपर। तो भाई स्क्रैपर अब यहां पे अच्छे से प्रयोग होगा।
स्क्रैपर अच्छे से प्रयोग होगा और ये जो बड़के हथियार थे ना, सब पीछे छूटते जाएंगे धीरे धीरे, आगे नए नए विकसित होता जा रहा है मानव, छोटे छोटे हथियार की ओर बढ़ता जाएगा। स्क्रैपर क्या बेधनी का प्रयोग करेंगे? उत्तर है हां करेंगे। क्या तक्षणी का प्रयोग करेंगे, ब्यूरीन का प्रयोग करेंगे? उत्तर है हां करेंगे। ये सब कैसे उपकरण हैं? तो भाई इस दौर का जो मानव था, इस दौर का जो मानव था वह कैसे उपकरण प्रयोग कर रहा है? मुख्यतः फ्लेक, कैसा? फ्लेक प्रकार के उपकरण का प्रयोग कर रहा है। याद रहेगी बात, मुख्य रूप से फ्लेक किस्म के औजार का प्रयोग कहां पे हो रहा है? मध्य पूरा पाषाण काल में दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा क्लियर हो गई होगी बात, आगे बात को ले चलते हैं। जीवन कैसा था? अगेन ऐसा ही जीवन था, मध्य पूरा पाषाण काल में भी जीवन ऐसा ही था। अब तीसरे पे आते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर के 10,000 का दौर, 40,000 से 10,000 का दौर। और ये जो 40,000 से लेकर के 10,000 का दौर है ना, प्रज्ञ मानव, बुद्धिमान मानव की शुरुआत हो गई। नहीं, लगभग 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व प्रज्ञ मानव अर्थात बुद्धिमान मानव की शुरुआत हो गई है। क्रोमैग्नन नहीं, शुरुआत हो गई है। तो उच्च पूरा पाषाण काल में प्रज्ञ मानव की शुरुआत हो गई है। वर्तमान मानव की शुरुआत नहीं हुई है। वर्तमान मानव की शुरुआत 10,000 और उससे आगे, वर्तमान जितना नजदीक आएंगे। आधुनिक मानव को दो भाग में बांट दिया गया, आधुनिक मानव और वर्तमान मानव। आधुनिक मानव होमो सैपियंस, वर्तमान मानव होमो सैपियंस सैपियंस। क्लियर है बात? तो 40,000 से 10,000 का ये जो दौर है, यह कौन सा दौर है? यह जो दौर है मेरे भाई, यह दौर प्रज्ञ मानव वाला है, प्रज्ञ मानव वाला है। क्लियर है बात? उपकरण कौन से प्रयोग होते थे? तो याद रख लेना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। समय और आगे बढ़ा, ये मध्य वाले में हमने देखा स्क्रैपर, बेधनी, तक्षणी, फ्लेक उपकरण। यहां भी फ्लेक उपकरण प्रयोग में होंगे, लेकिन औजार और धारदार हो जाएगा। छोटा रहेगा, धारदार औजार हो जाएगा। तो धारदार क्या मिलेगा? ब्लेड मिल जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा धार लगा दिया, ब्लेड टाइप का ब्लेड। और दूसरा धारदार नुकीला क्या है? ब्यूरीन। ब्यूरीन तो याद रहेगा भाई मेरे, ब्लेड और ब्यूरीन किस दौर में? उच्च पूरा पाषाण काल में। क्लियर है बात? मनुष्य का जीवन कैसा था? तो भाई ये चार्ट जिसको समझ में आ गया ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या है तथ्य, कौन सा स्थल है, क्या मिला, किसने खोजा, यही है। इसके बाद ये वाला पिक्चर जिसको आज की क्लास समझ में आ गई ना, उसके लिए पाषाण काल बहुत आसान हो गया। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, बस वही प्रमुख क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र किस समय काल से जुड़ा हुआ है और वहां की खोज किसने किया, क्या मिला, बस ये। तो जीवन कैसा था? तो ये अगेन जीवन जो है, अगेन जीवन कैसा है वैसा ही है, आखेट और उपभोक्ता संग्राहक। अर्थात पूरा का पूरा पाषाण, पूरा का पूरा पाषाण कैसा रहा? तो पूरा का पूरा पाषाण कैसा रहा? आखेटक एंड संग्राहक उपभोक्ता। क्लियर है बात? पूरा का पूरा पाषाण। तो उच्च पूरा पाषाण काल तक की बात हो गई। मध्य पाषाण पे आते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलीथ के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, माइक्रोलीथ का मतलब अति सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। अर्थात माइक्रोलीथ। माइक्रोलीथ जैसे ही कह दिया, तो क्या निकल करके आएगा? ये कैसा होगा?
कोर होगा कि फ्लेक होगा कि पेबल होगा, क्या होगा? अगेन यह फ्लेक ही है। नहीं, जीवन कैसा था? तो भाई यह जो मध्य पाषाण वाला समय है 10,000 से 4,000, प्रज्ञ मानव और आधुनिक मानव दोनों का समय काल। प्रज्ञ मानव भी है, धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर है, आधुनिक मानव अपने फुल फ्लेज में दिखाई दे रहा है। तो जब मानव मानव खेल खेल रहे हैं तो खेल में क्या निकल करके आएगा? तो भाई यह जो संस्कृति है इस दौर की कैसी होगी? तो यह वाला जो दौर है जीवन कैसा है? आखेट भी कर रहे हैं, समझ गए कि पशु का महत्व होता है, पशु रहेगा तभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। रोज खोज जाना पड़ रहा है खोजने के लिए, मारिए फिर लाइए टांग करके, उसे चाहे पाल लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल तक बुद्धि, आधुनिक मानव आ गया है, बुद्धि खुल गई कि रोज खोज करके जाएं, मारें, उससे अच्छा है पाल ही लेते हैं। रोज आराम से दूध पान भी करेंगे और मांस आहार भी करेंगे। तो पशुपालन की शुरुआत हो गई। पशुपालन की शुरुआत हो गई तो इनको समझ में आ गया कि पाल करके भी भोजन ग्रहण किया जाता है। और पानी से पहले से परिचित हैं, पानी से भाई साहब लोग पहले से परिचित हैं, क्योंकि शुरुआती दौर के जो ये मानव है पूरा पाषाण काल वाले, इवन मध्य पाषाण वाले भी, ये लोग अधिकांशतः नदियों के किनारे, पठारी क्षेत्र की नदियों के किनारे, नहीं पठारी क्षेत्र की नदियों के किनारे रहते थे। तो इन लोग को जल की अच्छी जानकारी है पहले से। जब पालने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो इन्होंने कहा कि हम मछली भी पालेंगे, मछली भी खाएंगे, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो मछली पालन भी इस दौर में इन लोगों ने शुरू कर लिया। क्लियर है बात? तो जीवन स्तर में, जीवन में इनके एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पुरानी आदत छूटी नहीं है, नई आदत आ गई है। ठीक है, पुरानी आदत गई नहीं है, आज भी नहीं गई। आज भी लोग निकल जाते हैं शिकार करने, शिकारी हैं, टोपी ओपी लगा लेते हैं और हंटर वाली गाड़ी पे सवार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं कि हम बहुत बड़े शिकारी हैं। तो शिकार भी चल रहा है, स्टोर भी हो रहा है, आज भी हम स्टोर करते हैं। नहीं, आज भी खाद्यान्न को, फसल आदि जो भी है, वस्तुएं जो भी है, हम स्टोर नहीं करते हैं। 5 किलो सरसों का तेल पहले ही स्टोर करके रख देंगे, नहीं। तो पुरानी आदत चल रही है और नई आदत में ये सब शामिल हो गया। क्लियर है बात? बात आगे बढ़ाएंगे, नव पाषाण काल में पहुंचेंगे। ये महत्वपूर्ण है, समझिएगा कैसे। नव पाषाण काल की शुरुआत, नव पाषाण काल की शुरुआत 4,000 और वर्तमान तक क्या कहते हैं 1,000 तक नव पाषाण, 1,000 तक। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को देख लिया है। दक्षिण भारत में यह थोड़ा सा और नीचे तक आ जाता है समय काल। इसकी महत्वपूर्ण बात, नव पाषाण काल में खेती वेती आप तो जानते ही हैं कि पशुपालन वगैरह तो चल ही रहा है, खेती वेती भी शुरू हो गई थी, जीवन जो है स्थायी हो गया था, जीवन अस्थायी हो गया था। इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्थायित्व के अभी शुरुआत हो रही है, स्थायित्व की शुरुआत हो रही है। कुछ साक्ष्य मिलते हैं झोपड़ी ओपड़ी के, कुछ साक्ष्य मिलते हैं झोपड़ी ओपड़ी के, हर जगह साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मतलब स्थायित्व की शुरुआत हो गई है, पूरी तरह से स्थायी नहीं है। लेकिन यह वाला जो समय काल है ना, इसमें क्या हुआ, जीवन पूरी तरह से स्थायी हो गया था, पूरी तरह से स्थायी जीवन हो गया था नव पाषाण काल में। कैसे हो गया था? क्योंकि इस समय काल में खाद्यान्न उत्पादन शुरू हो गया, खाद्यान्न उत्पादन की शुरुआत हो गई और पीछे वाला जो कल्चर था, आखेटक, संग्राहक, पशुपालन, मछली पालन, वो तो चल ही रहा है। नई प्रवृत्ति क्या जुड़ गई, खाद्यान्न उत्पादक हो गया, मनुष्य उत्पादक हो गया इस दौर में आकर के। फिर प्रश्न बनता है उपकरण कौन सा प्रयोग करता था?
तो भाई उपकरण जो इस दौर में प्रयोग करता था मनुष्य, महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली बात। उपकरण प्रयोग करता था उसको कहा गया है सेल्ट। क्या कहा गया है? सेल्ट कहा गया है, याद रहेगा। नवपाषाण काल में जो उपकरण प्रयोग होता था उसे सेल्ट कहा जाता है, याद रहेगी बात। सेल्ट, सेल्ट का मतलब क्या है? सेल्ट कह लें या इसको पॉलिशदार कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं। पॉलिशदार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, पॉलिशदार कुल्हाड़ी। पॉलिशदार कुल्हाड़ी का मतलब वही है, हैंडेक्स ही है। कुल्हाड़ी का मतलब क्या है? हैंडेक्स ही है, लेकिन पॉलिशदार है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सेल्ट का मतलब यही होता है, पॉलिशदार कुल्हाड़ी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पे और है, क्या? कि यह जो पॉलिशदार कुल्हाड़ी है, हैंडेक्स है, सेल्ट है, इसके जो साक्ष्य मिले हैं, तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं, ये पत्थर वाला भी मिला हुआ है और कांसा वाला भी मिला हुआ है। इस दौर में पत्थर वाला भी मिला हुआ है, कांसा वाला भी मिला हुआ है। ठीक है, याद रहेगी बात। तो यह कुल आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। सेल्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सेल्ट अर्थात पॉलिशदार कुल्हाड़ी। ठीक है, पॉलिश किया हुआ। ऊपर क्या था? चापर चापे के साथ जो हैंडेक्स लिखा हुआ था वह रुखड़ा प्रकार का है, रुखड़ा प्रकार का है। पहले अनगढ़ था, धीरे धीरे थोड़ा सा और विकसित हुआ, थोड़ा सा सुंदरता आई, लेकिन अब क्या है? पॉलिश किया हुआ है, खूब चमकाया हुआ है। और तो और मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है कि यह जो पूरा पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं ना, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें जो आपको बताया चापर चापिंग हैंडेक्स क्लीवर, ये सब जो उपकरण है, ये सब उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल वाले लगभग सभी, लगभग शब्द लिख नहीं रहे हैं, लगभग सभी क्वार्टजाइट के बने होते थे। किसके? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। क्वार्टजाइट का मतलब स्फटिक, स्फटिक पत्थर के बने होते थे। लगभग सभी उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल वाले, निम्न पूरा पाषाण काल वाले लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के, स्फटिक पत्थर के बने होते थे। क्लियर है बात? और यही कारण है, एक और महत्वपूर्ण बात, यही कारण है कि जो ये निम्न पूरा पाषाण काल वाला है ना, निम्न पूरा पाषाण काल वाला जो दौर है, या मोटे तौर पे कह ले पूरा पाषाण काल वाला जो दौर है, इसे एक और नाम दिया गया है। क्या? इस काल का जो मानव है, इस काल का जो मानव है, पूरा पाषाण कह ले या मोटे तौर पे निम्न पूरा पाषाण कह ले, इस काल का जो मानव है, चूंकि इस प्रकार के ये कठोर होता है बहुत, स्फटिक पहनते हैं ना भाई, इस दौर का मानव मजबूत प्रकार के पत्थर के उपकरण बना रहा है। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट, स्फटिक। तो इस दौर के मानव को क्या कहा जाता था? क्वार्टजाइट मानव के नाम से जाना जाता था। क्वार्टजाइट, इसमें शाइनिंग है, चमक है, पत्थर में चमक है, नैसर्गिक चमक है, नैसर्गिक, मनुष्य उसको घिस नहीं रहा है, नैसर्गिक चमक है, प्राकृतिक रूप से। और प्राकृतिक रूप से जो चमक है और मनुष्य प्रयोग कर रहा है, तो चमकीले पत्थर वाला मानव, चमकीले पत्थर वाला मानव भी इस दौर के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्वार्टजाइट मानव या चमकीले पत्थर वाला मानव भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रहेगी बात। आसान है। चलिए, एक मुद्दा समाप्त हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक मुद्दा। ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल
पूरा पाषाण काल यह जो पूरा पाषाण काल है इसे हिम युग भी कहा जाता है। हिम युग, पूरा पाषाण काल का समय हिम युग के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण काल कैसे? पूरा पाषाण काल को आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। आइस एज, पूरा पाषाण का मतलब क्या? पूरा पाषाण का समय कब से कब? तो मोटे तौर पे 25 या 20 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व, यही है ना भाई, वर्ष पूर्व, यही है पूरा पाषाण काल का समय। हिम युग कहा जाता है पूरा पाषाण काल वाले को। अर्थात यहां पे मैंने पूरा पाषाण काल की सिर्फ बात किया, मध्य पाषाण और नव पाषाण को शामिल नहीं किया। मतलब मध्य पाषाण काल जिसकी शुरुआत हो रही है 10,000 वर्ष पूर्व, जिसकी शुरुआत हो रही है 10,000, और नव पाषाण जो कि 1,000 तक चल रहा है, और वर्तमान काल भी अगर जोड़ लिया जाए तो यह हिम युग वाला दौर नहीं है। याद रहेगी बात। पूरा पाषाण काल को हिम युग की भी संज्ञा दी जाती है, जबकि पूरा पाषाण काल का अंत हुआ, कब अंत हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व, और हिम युग भी समाप्त हो गया। क्लियर है? हिम युग भी समाप्त हो गया। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, हिम युग की समाप्ति हो चुकी है, तो बिना हिम युग वाला दौर है। समझ में आई बात? पूरा पाषाण काल की समाप्ति हो रही है 10,000 वर्ष पूर्व, और हिम युग की समाप्ति हो गई 10,000 वर्ष पूर्व। तो मध्य पाषाण काल में हिमयुग नहीं, नव पाषाण काल में हिमयुग नहीं, वर्तमान जो चल रहा है दौर हिमयुग विहीन। अब समझने की बात है कि यह जो हिमयुग मैंने लिखा, हिमयुग का मतलब क्या है, यह समझने के लिए आपको लिख दिया था। इसको अब हटाते हैं। हिमयुग का मतलब क्या है? हिमयुग का मतलब है युग और हिम, युग और हिम, ऐसा युग जिसमें पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी का वायुमंडल, इसका जो तापमान है ना, तापमान अति न्यून हो जाता है। न्यून भी नहीं, अति न्यून हो जाता है, मतलब 0 डिग्री से नीचे। पृथ्वी का वह कालखंड जिसमें पृथ्वी की सतह और उसके वायुमंडल का तापमान अति न्यून हो जाता है, पृथ्वी का वह कालखंड, वह युग, वह दौर हिमयुग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? अब जब हिमयुग की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति रही होगी? जब सतह भी खूब ठंडा है, वायुमंडल भी खूब ठंडा है, तो क्या रहा होगा? पृथ्वी पर कैसी स्थिति रही होगी? पृथ्वी पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर का मतलब हिमानी होता है, हिमानी। क्लियर है बात? पृथ्वी पर ग्लेशियर्स ही देखने को मिल रहा है। हिमयुग कितना कठिन रहा होगा जीवन, नहीं, कितना कठिन रहा होगा जीवन। अब ये जो हिमयुग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भूगर्भ जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक इन्होंने अपना रिसर्च किया, जैसे भी किया, मेरा मुद्दा नहीं है।
इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने जो अनुसंधान किया, तो इनको अभी तक के अनुसंधान के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि आज तक अनुसंधान किया भूवैज्ञानिकों को यह साक्ष्य मिला कि 5 बार बड़े बड़े कालखंड ऐसे रहे जब हिमयुग का दौर रहा। 5 बार बड़े बड़े हिमयुग का दौर। कितना? 5 बार। और वह समय काल क्या है और उन हिमयुगों का नाम क्या है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो हिमयुग है, पहला हिमयुग कब से कब और नाम, ये क्रम लगाने के लिए आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। क्रम लगाने के लिए आपको याद रखना है, बिल्कुल ऊपर से नीचे चलेंगे, पहले से बाद चलेंगे। पहला जो हिमयुग निकल करके आया रिसर्च के आधार पे, भूवैज्ञानिकों ने नाम दिया इसे चूरन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चूरन, तो वैसे ही यूरन, यूरोनियन, यूरोनियन हिमयुग, आइस एज, यह नाम दिया गया। यह नाम दिया गया यूरोनियन। यह पहला हिमयुग रहा पृथ्वी पर। कब से कब? तो रिसर्च किया होगा, न जाने कैसे करते हैं, रिसर्च किया होगा, इन लोगों को समझ में आया कि 2.4 अरब वर्ष पहले से लेकर के 2.1 अरब वर्ष पूर्व तक यह पहला हिमयुग निकल करके आया। यूरोनियन की बात कर लिया। अब दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरा दौर कब और क्या नाम है? दूसरे वाले का नाम है, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं ऊपर से नीचे, क्रायोनियन। क्या? क्रायोनियन। कब से कब? तो मोटे तौर पे 85 करोड़ वर्ष पूर्व इस वाले हिमयुग की शुरुआत हुई पृथ्वी पर, और कब तक रहा? तो लगभग 63 करोड़ वर्ष पूर्व तक, वर्ष पूर्व तक यह दूसरा क्रायोनियन। तीसरे को नाम दिया एंडियन, एंडियन, एंडियन सहारन, इंडियन सहारन। कब से कब? तो इसका जो दौर लोगों ने बताया कि 46 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई और लगभग 43 करोड़ वर्ष पूर्व तक यह तीसरा वाला हिमयुग का दौर रहा पृथ्वी पर। चौथा जो हिमयुग रहा उसे नाम दिया लोगों ने कुरु। कौन सा? कुरु। कुरु आसान नाम है, याद रहेगा। कब इसकी शुरुआत? तो लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत 36 करोड़ वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत हुई, चौथे वाले की, और यह लगभग 10 करोड़ वर्ष तक यह चौथा हिमयुग रहा। 26 करोड़ वर्ष पूर्व तक यह चौथा वाला हिमयुग रहा। पांचवा और अंतिम, पांचवा जो हिमयुग है इसे कहा गया क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी हिमयुग। और इसकी जो शुरुआत हुई तो भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि इसकी जो शुरुआत हुई मोटे तौर पे 25 लाख वर्ष पहले शुरुआत हुई और 10,000 वर्ष पूर्व तक यह पांचवा हिमयुग रहा क्वाटरनरी। याद रहेगी बात। ये क्रोनोलॉजी में आपको नाम याद रखना है, ये वाला भूल जाइएगा, वर्ष भूल जाइएगा, ये नाम आपको याद रखना है बिल्कुल क्रोनोलॉजी में। अब देखें
लिखा है क्वाटरनरी। फिर अब समझते हैं जरा, क्वाटरनरी लिखा है। क्वाटरनरी को हम लोगों ने दो भाग में बांटा है। क्वाटरनरी को हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, एक प्लीस्टोसीन, पहली दूसरी क्लास याद रखें, प्लीस्टोसीन, और दूसरा होलोसीन। 4 महाकल्पों में बांटा जो गया है, उसमें आपको बताया था चौथा जो है उसे चतुर्थक या क्वाटरनरी के युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो पीरियड्स या दो युग, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, याद है ना भाई। प्लीस्टोसीन का समय आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि मोटे तौर पे लगभग 20 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक प्लीस्टोसीन, और होलोसीन बताया 10,000 से लेकर के वर्तमान तक, यही दौर चल रहा है। प्लीस्टोसीन का मतलब क्या है? प्लीस्टोसीन का मतलब, इसे हम लोग कहते हैं अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति नूतन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, और क्या है? अभिनूतन। ये इतने सारे नाम हैं। और ये पांचवा जो क्वाटरनरी हिमयुग है, इसका समय काल क्या है? 25 लाख से 10,000 पूर्व, अर्थात 10,000 वर्ष पूर्व आते आते यह क्या हुआ? समाप्त हो गया। अर्थात ये क्वाटरनरी आइस एज की मुलाकात मध्य पाषाण काल से नहीं हुई। बात समझ में आई? क्वाटरनरी हिमयुग की मुलाकात पूरा पाषाण काल से खूब हुई, दिल लगा करके हुई, लेकिन 10,000 वर्ष पूर्व खत्म हो रहा है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण की शुरुआत हो रही है, पूरा पाषाण भी खत्म हो रहा है और क्वाटरनरी हिमयुग भी 10,000 पे खत्म हो जा रहा है। तो हिमयुग की मुलाकात, अंतिम हिमयुग की मुलाकात मध्य पाषाण से नहीं हुई और न नव पाषाण से हुई। क्लियर है बात? आसान है, याद हो जाएगा। अगली बात कि अब क्या हम लोग प्लीस्टोसीन का समय काल है 20 लाख से 10,000, और क्वाटरनरी का समय काल हिमयुग है, ये हिमयुग है, इसका समय काल बताया मोटे तौर पे 25 से 10,000। तो क्या हम लोग प्लीस्टोसीन को, जिसको अत्यंत नूतन हम लोग जान चुके हैं, प्रतिनूतन जान चुके हैं, इसका नाम अभिनूतन जान चुके हैं, तो क्या इसको अंतिम हिमयुग भी लिख सकते हैं? हाँ या ना? क्या इसको हम लोग अंतिम हिमयुग लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्वाटरनरी हिमयुग लिख सकते हैं? एक और नाम मिल गया इसका, क्वाटरनरी हिमयुग। क्यों भाई? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो होलोसीन है, होलोसीन को हमने क्या लिखा हुआ था? होलोसीन को हमने लिखा हुआ था नूतनतम। नूतनतम का संबंध हिमयुग से है या नहीं है? मान ले प्रश्न ऐसे आ गया, प्रश्न नूतनतम, अत्यंत नूतन, प्रतिनूतन, इस टाइप से नूतन कर दिया पूरा चारों विकल्प, तो क्या आप उत्तर कर लेंगे कि नूतनतम का संबंध है कि नहीं है? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, मध्य नूतन, नूतनतम, अति नूतन, पुरातन, यह 4 विकल्प भी दे सकता है। उत्तर कर लेंगे ना भाई? निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अब इससे आसान तरीके से मैं कैसे बता सकता हूं? किताब पढ़ेंगे, बड़ा ही जटिल तरीके से लिखा हुआ है सब। ठीक है, तो ये हिमयुग के संदर्भ में आपको बताया कि हिमयुग का संबंध किससे है। हिमयुग का संबंध, अब समझिए, 5वें हिमयुग का संबंध निचोड़ लिखते हैं जरा। 5वां जो हिमयुग है,
पांचवा अंतिम जो हिमयुग है, हिमयुग का संबंध पूरा पाषाण काल से है, काल से है, अर्थात प्लिस्टोसीन एज से है, अर्थात अत्यंत नूतन से है। क्लियर है बात? अर्थात इसका संबंध होलोसीन से नहीं है, इसका संबंध होलोसीन से नहीं है, इसका संबंध नूतनतम से नहीं है, इसका संबंध और क्या लिखा सकता है, मध्य पाषाण से नहीं है, इसका संबंध नव पाषाण से नहीं है, बिल्कुल सारी बातें खोल खोल करके यहां पे लिख दिया। कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। अब एक बात और प्रश्न ये है, क्या वर्तमान मानव का संबंध हिमयुग से है? दूसरा प्रश्न कि क्या हिमयुग का संबंध आधुनिक मानव से है? क्या हिमयुग का संबंध आधुनिक मानव से है? आधुनिक मानव में वर्तमान मानव भी है। तो फिर प्रश्न और थोड़ा सा अंदर, क्या हिमयुग का संबंध क्रो-मैग्नन से है? क्या हिमयुग का संबंध निएंडरथल मानव से है? क्या हिमयुग का संबंध होमो इरेक्टस से है? समझिएगा कहां कहां जोड़ जोड़ करके बातें हो रही हैं। उत्तर है हां है, लेकिन होमो सैपियंस से नहीं है। क्लियर है बात? हिमयुग का संबंध होमो इरेक्टस से भी है, निएंडरथल से भी है, क्रो-मैग्नन, चांसलेड, ग्रिमाल्डी आदि से भी है, जावा मानव, पिकिंग मानव से भी है, सिनेंथ्रोपस से भी है, पिथेंकेथ्रोपस से भी है, लेकिन होमो सैपियंस से नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, मोटे तौर पे इसको बीसी कह लें, यहां पे बीसी कह लें मोटे तौर पे पूर्व अंतिम जो हिमयुग था, अंतिम हिमयुग समाप्त हो गया, अंतिम हिमयुग समाप्त हो गया। और जब अंतिम युग समाप्त हो गया, कैसे समाप्त हुआ होगा? कारण कुछ रहा होगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जलवायु में व्यापक परिवर्तन होना। जलवायु परिवर्तन, यहां पे क्या था? हिमयुग का मतलब क्या है? अति शीत, अति ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। और जलवायु परिवर्तन हुआ लगभग 10-12 हजार वर्ष पूर्व, लगभग 12,000 ईसा पूर्व कह लें, 10,000 ईसा पूर्व कह लें, मतलब वो 10, 11, 12 वाला जो दौर था, जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो ये जो क्रो-मैग्नन है ना, खूब ठंडाया हुआ था। होमो इरेक्टस, निएंडरथल खूब ठंडाया हुआ था। होमो इरेक्टसवा भी खूब ठंडाया हुआ था, बड़ा ही मुश्किल से जीवन यापन कर पाता था। मौका ही धरती दिखाइए नहीं दे रही है,
धरती जमीन दिखाई नहीं दे रही है, खेती वेती कहां से आइडिया आएगा, बुद्धिमान कहां से हो पाएगा। आज भी यूरोप में आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है या अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है या ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, स्थिति कैसी होगी सोचिए। खेती वेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। खेती वेती नहीं हो पाएगी, जमीन ये नहीं दिखाई दे रहा है, खेती कहां से होगी। क्या दिखाई दे रहा है? बर्फ ही बर्फ। एक बात। दूसरी बात, ठंडी खूब लग रही है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। जब आज यह स्थिति है, जब टेम्परेचर लगभग 15 से लेकर के 20 के आसपास है, तब यह स्थिति है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। कैसे बर्दाश्त करता रहा होगा? 0 से नीचे चल रहा है। वही लद्दाख द्रास वाला माहौल, उच्च हिमालय वाला माहौल, रोज ऐसे कपड़ा अपड़ा है ही नहीं, ऐसे ही है। क्या करता होगा दिन भर, क्या सोचता होगा? कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, गर्माहट आ जाए, तो दिन भर तो ध्यान यहां पे लगा हुआ है। गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए और पेट को भोजन चाहिए। तो पूरा 24 घंटा तो इसी में, आज भी यही स्थिति है। यूरोप में जो नॉर्थ यूरोप है ना, आज भी यही स्थिति है, जीवन कठिन होता है। अब पुरन के आदिवासी टाइप के लोग सिर्फ भारत में नहीं है, वहां भी है भाई, अंटार्कटिका में भी है। जीवन संघर्षमय होता है 24 घंटे, बस यही दिमाग में, कैसे बचेंगे। जब 24 घंटे इन्हीं सारी चीजों में अपने जीवन को सुरक्षित रखें, कैसे जीवन को सुरक्षित रखना एक चैलेंज बना हुआ है, तो अन्य किसी चीजों में ध्यान कहां जाएगा? बुद्धिमान कहां से हो पाएगा? आधुनिक कहां से हो पाएगा? मानव बुद्धिमान नहीं हो पाएगा, आधुनिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए ही वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? जलवायु में परिवर्तन हुआ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, 12,000 ईसा पूर्व के आसपास। तो जलवायु में परिवर्तन की वजह से क्या हुआ? मौसम उष्ण हुआ, थोड़ी सी गर्माहट आई, जो बर्फ हुआ था वह सब पिघलने लगा, पिघल करके मौसम गर्म, वायुमंडल गर्म, बर्फ पिघल ऊपर भाप बन करके, तो मौसम कैसा हुआ? उष्ण और आर्द्र हुआ। कैसा हुआ? उष्ण और आर्द्र। गर्माहट मिल गई, थोड़ी सी गर्माहट मिल गई, पानी वानी बरसना शुरू आर्द्रता की वजह से। तो अब अभी तक बर्फ ही बर्फ बरस रहा था, अब पानी हल्का बरसना शुरू हुआ। अब बुद्धि काम करना शुरू किया। तो बुद्धि काम करना शुरू किया, तो इस मौसम की वजह से, आपको शुरू से मैं कह रहा हूं, सिर्फ पत्थर नहीं, उपकरण नहीं, जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है आधुनिक मानव बनने में। दिमाग काम करना शुरू हुआ, क्या निकल करके आया? वर्तमान मानव का स्वरूप निकल करके आया। वर्तमान मानव का स्वरूप कब की बात है? वर्तमान मानव कब निकल करके आया? 10,000 के लगभग ही तो वर्तमान मानव निकल करके आया। 10,000 वर्ष पूर्व के आसपास ही तो वर्तमान मानव निकल करके आया। क्लियर है बात यहां तक? उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से ये सारी बातें बिल्कुल आसान से समझ में आ गई होंगी। आज इतनी सारी बातें हमने किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आए, बहुत सारे तथ्य भी निकल करके आए। अगला जो हमारा मुद्दा है वह है निम्न पूरा पाषाण काल। अब जो हम ये अगला मुद्दा पढ़ना शुरू करेंगे, तो निम्न पूरा पाषाण, फिर मध्य पूरा पाषाण, फिर उच्च पूरा पाषाण,
फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसमें अब जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, खोज किसने किया है, क्या क्या उपकरण मिले हैं, यही दो प्रमुख बातें हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि एक क्लास में एक पोर्शन को हम लोग फिनिश करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते चले जाएं। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।